कोट छुट्टा के इलाके चोटी जीरी में वडोर रोड को ही कोई तबाहकारियां जारी हैं। इस वक्त मानका कैनाल में शगाफ पड़ने से कब्रिस्तान शाहजहाज मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुका है, जहां पर सैकड़ों कब्रें मिस्मार हो चुकी हैं, जबकि पानी तेजी के साथ आबादी की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता रहे हैं कि पानी तेजी से आबादी की तरफ बढ़ रहा है। राना सलीम हमारे साथ होंगे, हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। राना सलीम। मैं छोटी ज़री में मानका किनाल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर वडोर बरसाती नाले ने जो है यहाँ पर तबाही मचाई हुई है। इस वक्त जो है मानका किनाल में यहाँ पर शुगाफ पड़ने से जो है कब्रिस्तान शाहजहाज जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये शुगाफ पड़ा हुआ है, यहाँ पर जो है कब्रिस्तान में सारा पानी दाखिल हो चुका है। तकरीबन 200 से 250 यहाँ पर कब्रें हैं जो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुकी हैं। यहाँ पर जो मुतासरीन है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, कब्रिस्तान भी इस वक्त जो है ज़ेरे आब आ चुका है, इससे आगे जो है कितनी बस्तियाँ जो मुतासर हो रही हैं? सारे शहर चंगा भला बस्तियां जिन्हें तबाह फिना फिला थी चुकन, ये दूजी दफा सको तबाह मिल जा पैन, शहर तबाह थी ने पैन, कोई हेल्प कोई सारे वास्ते नहीं पे आंदा। सादात जा कब्रन सैयद जाजन मसूमन नाल भी चंगे भला कब्र गुस्तान है जिरा सको तबाह करके रख दे, कहीं हेल्प नहीं की थी सारी। अच्छा शाह साहब, आप बताइएगा, पानी जो इतनी मिकदार में ये जा रहा है, आगे कौन सी बस्तियों को ये नुकसान पहुंचाएगा? ये मेमोरी मोड़ है भाई साहब, उससे आगे पोशा बरादरी हो गया, बिरमानी बरादरी हो गया, पूरा शहर तकरीबन 1000 बस्तियां जो है वो अभी डूब चुकी है। इससे ये 40 साल से देख रहे हैं हमारे सरदार, किसी ने इस जगह को काबू नहीं किया, मजबूत नहीं किया, तो इसलिए जो है ना ये पानी जा रहा है, कब्रें भी मिस्मार हो चुके हैं, बंदा परेशान है। तो जी बिल्कुल, मुंतखब नुमाइंदों से यहाँ पर जो है लोग शिकवा कुना है, लोग यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत जो है वो बंद बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। मुतालबा यहाँ पर शहरियों का यही किया जा रहा है कि इंतजामिया जो है फौरी तौर पर यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करे, ताकि इससे आगे जो बस्ती बिरमानी है, बस्ती हसनाबाद है और मजीद जो दर्जनों बस्तियां हैं। शुक्रिया आपका। राजनपुर और डीजी खान के अजला में सैलाब से होने वाले नुकसानात के बारे में कमिश्नर डेरा गाजी खान उस्मान अनवर की रोही से गुफ्तगू। इस हवाले से मजीद हमें रजा मलिक बताएंगे। जी रजा मलिक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जो है तौसा में, कोटछुट्टा में और राजनपुर के अजला में जो होने वाले नुकसानात हैं उनके हवाले से जो तफसीलात मुरतब करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया, ताकि पंजाब हुकूमत जो है जो मुतासरा इलाके हैं और जो मुतासरा लोग हैं उनकी कंपनसेशन के हवाले से जो है वो मामलात को तय किया जा सके, उस हवाले से तैयारी की जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर डेरा गाजी खान उस्मान अनवर सर। जो है वो मजमूई तौर पर जो लॉसेज हैं उनकी रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं, तो क्या सूरत हाल है इस वाले से? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपको पता है कि कोए सुलेमान के अंदर जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर एक चैलेंज आया हुआ है, इस दफ़ा अनप्रेसिडेंटेड जो बारिशें पिछले 40-45 साल में नहीं हुई, उससे ज़्यादा यहाँ पे बारिशें हुई हैं। लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमारी पूरी तैयारी थी, इसके अंदर हमने इसको डाइवर्ट किया है। राजनपुर में 2.5 लाख एकड़ ज़ेरे आब आए हैं। डीजी खान के अंदर 1,75,000 एकड़ जो है ज़मीन के ऊपर पानी आया है। डेथ्स जो हैं वो सिर्फ 8 हुई हैं डीजी खान के अंदर, उसके ऊपर भी हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। इस वक्त रिलीफ कैंप्स जो हैं 13 लगे हुए हैं डीजी खान के अंदर, जिसमें सिर्फ 123 लोग बाकी रह गए हैं। बाकियों को हमने वापस उनके उधर पहुंचा दिया घरों के अंदर, और अब हम बस्ती बस्ती जाके हमने टीमें बना दी हैं। वो वहाँ पे जाके जहाँ पे खैमे की ज़रूरत है खैमे दे रहे हैं, खाना वहाँ पे उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, खुशक भी जो है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ साथ हमने असेसमेंट की टीमें भी निकाल दी हैं। खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। रजा मलिक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मानसून की बारिशें कमाद की फसल के लिए नेमत, लेकिन कीड़ों का भी खदशा। इस हवाले से हमें मजीद बताएंगे अली रियाज। जी अली। जनूबी पंजाब में जो मानसून की बारिशें हैं उनका बरसने का सिलसिला जारी है। ताहम मानसून की बारिशों के बाद की जो असरात से अगर बात की जाए तो गन्ने की यानी कमाद की जो हमारी फसल है सर, उसकी क्या सूरत हाल है। एक तरफ जहाँ हालिया बारिशों की जैसे कपास की फसल को खासा नुकसान पहुँचे, तो वहीं दूसरी जानिब धान के लिए मौसम जो खासा साजगार है। अब कमान की क्या सूरत हाल है? कमान की फसल पर इस वक्त ये जो है सुनने में आ रहा है कि पानी की भी ज़रूरत होती है, और दूसरी बात यह कि बोरड का हमले बढ़ जाते हैं। तो अभी क्या सूरत हाल है, तफसीलात क्या है मुल्तान डिवीजन में, तफसीलात जानते हैं। मेरे साथ माहिर ज़राअत मौजूद, उनसे पूछे सर क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त क्या सूरत हाल है कमाद की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये जो मानसून की बारिशें हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह कपास की फसल के लिए बहुत ही मौजूद साबित हुई हैं, क्योंकि बेसिकली जो कमाद की फसल है ये वाटर लविंग प्लांट है बेसिकली। तो ओवरऑल जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट है कमाद की फसल पे मानसून का। दूसरा है कि मैं काश्तकार भाइयों को ये कहूँगा
कि इस स्टेज पे खुदा न खासा बोरर जो हैं कमाद के, स्टेम बोरर या रूट बोरर, उनका हमला हो सकता है। तो उसके नबाताती कंट्रोल के लिए काश्तकार भाई जो है वो 20 ट्राइकोग्रामा कार्ड फी एकड़ के हिसाब से लगाएं, ताकि कमाद की फसल जो है वो बोरर्स के हमले से महफूज रहे। जी, ट्राइकोग्रामा ट्रैप जो है वो लगाया जाए ताकि जो कमाद की फसल जो है वो बोरर से महफूज रहा। तमाम सूरत अब ये है कि अभी तक तो जो सूरत है खासी बेहतरीन है, जो बारिशें बरसी हैं मानसून के, उससे जो कमाद का की जो फसल है खासी बेहतर रही है। इन दिनों पानी की ज़रूरत होती तो पानी की जो ज़रूरत थी और जो उसकी कमी थी वो बारिशों ने पूरी कर दी है, लेकिन साथ साथ जो बोरर का हमला भी हो सकता है, तो उसके लिए काश्तकार जो है जल्द अज जल्द से तदारुक का इंतजाम। अली रियाज, शुक्रिया आपका। शॉर्टफॉल बढ़ गया, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की 8 घंटे लोड शेडिंग ताहाल जारी है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5164 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 22,336 मेगावाट। निजी शोबे के बिजली घरों की मजमूई पैदावार 10,720 मेगावाट है। बिजली का शॉर्टफॉल शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की 8 घंटे लोड शेडिंग ताहाल जारी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5164 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 22,336 मेगावाट है। निजी शोबे के बिजली घरों की मजमूई पैदावार 10,720 मेगावाट है। अभी बात करेंगे गाड़ियों की बढ़ती कीमतों के बारे में। टोयोटा कंपनी ने गाड़ियों की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। गाड़ियों की कीमतों में 7,60,000 से 31,60,000 तक इजाफा कर दिया गया। 1500 से 1300 सीसी गाड़ियों में 7,60,000 से 9,10,000 इजाफा किया गया है, जबकि 1800 सीसी गाड़ियां और 1600 सीसी गाड़ियां 9,90,000 से 12,90,000 तक महंगी हो चुकी हैं। 2800 सीसी गाड़ियों की और 2700 सीसी गाड़ियों की कीमतों में 19 लाख से 31 लाख का इजाफा हुआ है। डॉलर की कीमतों में इजाफे से गाड़ियों की कीमतें बढ़ी हैं। पार्ट्स की दरामद में मुश्किलात हैं, टोयोटा का ऐसा कहना है। टोयोटा ने डिलीवरी से भी माजरत कर ली है। ग्राहकों को मजीद 3 महीने सब्र करने या रकम वापस लेने की ऑप्शन दी गई है। आपको बता रहे हैं, टोयोटा कंपनी ने गाड़ियों की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। गाड़ियों की कीमतों में 7,60,000 से लेकर 31,60,000 तक इजाफा किया गया है। 1300 से लेकर 1500 सीसी गाड़ियों में 7,60,000 से लेकर 9,10,000 इजाफा किया गया है। हाय रे महंगाई, मार गई महंगाई। 48 घंटों में एलपीजी की कीमत में तीसरी बार इजाफा। एलपीजी 10 रुपए फी किलो महंगी। एलपीजी की फी किलो कीमत 250 रुपए तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 120, कमर्शियल सिलेंडर 455 रुपए महंगा हो गया है। आपको बता रहे हैं कि महंगाई का जिन काबू में नहीं आ रहा। 48 घंटों में एलपीजी की कीमत में तीसरी बार इजाफा। एलपीजी 10 रुपए फी किलो महंगी। एलपीजी की फी किलो कीमत 250 रुपए तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 120, कमर्शियल सिलेंडर 455 रुपए महंगा हो चुका है। हाय रे महंगाई, मार गई महंगाई। 48 घंटों में एलपीजी की कीमत में तीसरी बार इजाफा। एलपीजी 10 रुपए फी किलो महंगी। एलपीजी की फी किलो कीमत 250 रुपए तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 120, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 455 रुपए महंगा हो चुका है। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। 48 घंटों में एलपीजी की कीमत में तीसरी बार इजाफा। एलपीजी 10 रुपए फी किलो महंगी। एलपीजी की फी किलो कीमत 250 रुपए तक पहुंच चुकी है। घरेलू सिलेंडर 120, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 455 रुपए महंगा हो चुका है। एलपीजी माफिया ने कीमतों में 10 रुपए का इजाफा कर दिया। पिछले 48 घंटों में एलपीजी की कीमत में तीसरा बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। मुल्तान समेत पंजाब भर में एलपीजी की कीमत 250 रुपए कर दी गई। मजीद राना बिलाल हमें बताएंगे। जी राना बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, एलपीजी की कीमतों के हवाले से बात करें तो एलपीजी की कीमत में पिछले 48 घंटों के दौरान जो है 3 बार इजाफा किया गया है। एलपीजी की कीमत में जो है एलपीजी माफिया की जानिब से 10 रुपये इजाफा किया गया है। अब जो है मुल्तान समेत पंजाब भर में एलपीजी जो है 250 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। तो घरेलू सिलेंडर जो है उसमें 120 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर में 455 रुपये जो है इजाफा किया गया है। शहरी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। यहाँ पे कारोबार है नहीं पहले से, और हुकूमत इतनी ज़्यादा महंगाई की हुई है। पहले जो सिलेंडर 1000-1200 का मिलता था, अब वो 2500 2600 का हो रहा है दिन ब दिन।
महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तीसरा दिन है लगातार रेट बढ़ा रहे हैं, 10 रुपए कभी 20 रुपए लगातार बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे शहरी परेशान है, रिक्शे वाले परेशान है। दुकानदारों का यही कहना है कि हम भी परेशान हैं, आम शहरी भी परेशान हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं जो इस टाइम गैस की दुकान के लिए पर आए हुए हैं, गैस भराने के लिए। इससे बात करते हैं क्या कहना जी, हुकूमत की जानिब से रोज बरोज जो है एलपीजी की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, इस हवाले से और है गैस का 250 रुपया किलो, गुजारा नहीं होता हमारा, क्या करें हम गरीब आदमी। लिहाजा मेहरबानी करें, इसकी कीमत घट करें। जी बिल्कुल, शहरियों और दुकानदारों का ये राना बिलाल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा सारिफीन के लिए वबाल जान बन गया। घरेलू सारिफीन के लिए फी यूनिट कीमत 41 रुपए तक पहुंच गई। कम से कम बिजली की कीमत 27 रुपए 42 पैसे फी यूनिट। जून की फ्यूल एडजस्टमेंट से अगस्त के बिलों में रिकॉर्ड इजाफा होगा। 300 यूनिट तक बिजली 27.22 रुपए फी यूनिट चार्ज होगा। 300 से 700 यूनिट तक बिजली का 34.71 रुपए यूनिट चार्ज होगा। 700 यूनिट से ज़ायद बिजली का 37.81 रुपए फी यूनिट चार्ज किया जाएगा। बिजली के बिलों पर 17% जनरल सेल्स टैक्स भी वसूल किया जाएगा। जीएसटी के साथ दीगर टैक्सेस भी बिलों में वसूल किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा सारिफीन के लिए वबाले जान बन चुका है। पंजाब असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इजलास में नए स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब किया जाएगा। सब्तैन खान और अपोजिशन इत्तेहाद के मलिक सैफुल मलूक खोखर स्पीकर पंजाब असम्बली के उम्मीदवार हैं। इजलास में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी वोटिंग होगी। पंजाब असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इजलास में नए स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब किया जाएगा। सब्तैन खान और अपोजिशन इत्तेहाद के मलिक सैफुल मलूक खोखर स्पीकर पंजाब असम्बली के उम्मीदवार हैं। इजलास में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी वोटिंग होगी। मुल्तान के इलाके सूरज मियानी से ताल्लुक़ रखने वाले बूढ़े वालिदैन अपने 2 जवान बेटों की बीमारी और गुर्बत के बायस परेशानी का शिकार हैं। मजीद हमें बताएंगी वहाँ मौजूद सुहेरा तारिक। जी सुहेरा, बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सूरज मियानी के इलाके में एक ऐसे घर में जहां पर बूढ़े वालिदैन जो हैं वो अपने 2 जवान बेटों की बीमारी की वजह से खासे परेशान हैं। ना सिर्फ गुर्बत बल्कि उसके साथ बीमारी ने भी गुज़िश्ता कई सालों से इनके घर की राह देख रखी है। ज़फ़र इकबाल के 2 बेटे हैं। ये एक बेटा जो है वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर माज़ूर है, जबकि दूसरा बेटा जो है उसके गुर्दे फेल हो चुके हैं, काम करना छोड़ चुके हैं। ये मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर रहे हैं। आप बताएंगे क्या मसाइल हैं आपके? सारे मसाइल हमसे सारे मजदूरी बड़ी होके, थोड़े गरीब बंदे हैं, कोई इतने कारोबार है कोई ना। 2 बाल हैं, एक माजूर है पिया, वो 4 पैसे बैठे बिया दे गुर्दे खत्म थी गया, वो गुर्दा में आप देते घर दे अखराजात काफी हैं। बहुत मुश्किल है। ये मेरा बेटा ये मोहम्मद फहद, ये तो आप 21 साल का हो गया, माजूरी से बैठा है। और बड़ा बेटा है, उसके दोनों गुर्दे ख़त्म हो गए। उसके अब्बू ने उसको गुर्दा दिया है। अब भी उसकी हालत थोड़ी बहुत तो बेहतर हुई है, लेकिन दवाई नहीं वो करते। वो कहते हैं दवाई टाइम पे खिलाओ। उसके अपने 2 बच्चे हैं बड़े बेटे के, वो चारपाई पे काम काज कुछ नहीं कर सकता। लेकिन 20-30 हज़ार की दवाई होती है लाजमी, हमें बहुत मुश्किल होती है। कभी किसी से लेते हैं, कभी किसी से लेके गुजारा कर रहे हैं। तो आप बराए मेहरबानी नहीं, हमारी किसी ने कोई मदद नहीं की। सिर्फ व्हील चेयर मेरे बेटे को मिली है, बस हमने वही लिए। ये इनके दोनों बेटे हैं, आप देख सकते। सुहेरा तारिक अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फाखिर आफ्ताब का डिस्ट्रिक्ट जेल और सेंट्रल जेल का दौरा। फाजिल जज ने डिस्ट्रिक्ट जेल से मामूली जराइम में मुलविस 4 कैदियों को रिहा करने के अहकामात जारी कर दिए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फाखिर आफ्ताब का डिस्ट्रिक्ट जेल और सेंट्रल जेल का दौरा। फाजिल जज ने डिस्ट्रिक्ट जेल से मामूली जराइम में मुलविस 4 कैदियों को रिहा करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। मुल्तान सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हुकूमती पंजाब का मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हेड ऑफिस का दौरा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की ज़ेर सदारत इजलास, CEO अमीर हसन की ब्रीफिंग। हुकूमत पंजाब सूबे भर की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाना चाहती है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट MWMC वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट नस्ब करने का प्लान तैयार करे।
جدید تقاضوں کے پیش نظر MWMC تمام شعبوں میں پیرلیس سسٹم رائج کرے۔ عمران سکندر نے کہا کمپنی میں انٹرپرائز ریسورس پلاننگ کا سافٹ ویئر لانچ کیا جائے۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کمپنی میں میپنگ کے لیے جیوگرافک انفارمیشن سسٹم کو بھی لایا جائے۔ نئی لینڈ فل سائٹ کی خریداری کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں۔ کسی ادارے کو شہر میں ویسٹ کی اوپن ڈمپنگ کی اجازت نہ دی جائے۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی کمپنی کی کارکردگی کی بھرپور تعریف۔ ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر عتیق احمد نے عہدے کا چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا۔ صحافیوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ میاں والی ڈپٹی کمشنر سے باقاعدہ طور پر بات ہو چکی ہے۔ بہتر سہولیات جلد میاں والی کے صحافیوں کو بھی دستیاب ہوں گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اختر مجاد سے۔ جی اختر بتائیے گا۔ ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر عتیق احمد نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر باقاعدہ طور پر کام شروع کر دیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے سوال سے بات کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو ہم آپ کو میاں والی آمد پر خوش آمدید کہیں گے۔ سر، یہاں پہ کچھ پریس کلب کے ایشوز ہیں، صحافیوں کے ایشوز ہیں، کیا ترجیحات ہوں گی، کیسے کام کیا جائے گا؟ السلام علیکم جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ۔ سر، صحافی جو ہیں وہ معاشرے کے کان ہیں اور زبان ہیں ان کی، تو میری ڈی صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ترجیح تو ہماری یہی ہے کہ ان کو وہی سہولتیں ملیں جو کسی بھی بڑے شہر میں کسی بھی بڑے چینل کے صحافی کو مل سکتی ہیں، اور بلا تفریق چینل کے اخبار کے مطلب تفریق کے بغیر ہم کام کریں گے انشاءاللہ۔ میری کچھ صحافیوں سے باتیں ہوئی ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ جلد ہی پریس کلبس کے سارے نمائندوں سے ملاقات کرتے ہیں اور انشاءاللہ کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں کس طرح سے ان کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ان کے جو مطالبات ہوں گے وہ دیکھتے ہیں، ان کی طرف سے جو ضلع انتظامیہ کے جو نشاندہیاں ہوں گی اس پہ کام کریں گے تاکہ دونوں جو مطلب ایک دوسرے کے جو لازم و ملزوم ادارے ہیں وہ مل کے کام کریں پاکستان کی ترقی کے لیے، ضلع کی ترقی کے لیے، لوگوں کی ترقی کے لیے انشاءاللہ بہتری کا سفر جاری رکھیں گے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر صاحب کی بات سنی کہ صحافیوں کی اختر مجاز اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ رنگپور کے نوجوانوں نے خدمت خلق کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ حالیہ بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر رنگپور میں نجی تنظیم کی جانب سے 50 سے زائد مستحق غریب گھرانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا پرویز اختر سے۔ جی رانا پرویز اختر بتائیے گا اس حوالے سے۔ خدمت خلق کی اعلیٰ مثال کام کی گئی ہے۔ نجی تنظیم کی جانب سے 50 مستحق گھرانوں میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، کیونکہ سیلابی صورتحال اور حالیہ بارشوں کی وجہ سے جو مزدور طبقہ تھا وہ خاصا پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ اجرت نہ ملنے کی وجہ سے گھروں میں محدود تھے، تو ان کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے نجی تنظیم کی جانب سے 50 گھرانوں میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ 50 سے زائد گھروں میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ بارش اور سیلابی صورتحال کی وجہ سے جو مزدور طبقہ ہے وہ گھروں تک محدود ہو کے رہ گیا ہے، ان کو اجرت نہیں ملتی۔ مزدوری نہ ملنے کی وجہ سے جب ہماری تنظیم کو پتہ چلا تو ہماری تنظیم نے ان ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے دوست اور احباب کی مدد سے ان 50 مستحق گھرانے میں راشن تقسیم کرنے کی ذمہ داری لی، اور الحمدللہ آج ہم اپنے 50 خاندانوں میں ایسے 50 خاندانوں کے اندر راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ سب لوگ، کیونکہ یہ بارش جو ہے اور سیلابی صورتحال جو ہے وہ پورے ملک کے اندر ہے، آپ سب لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ اپنے ارد گرد غریب طبقے پہ اور مستحق طبقے پر نظر رکھیں اور مزدور طبقے کی مدد کریں، اور تمام جو صاحب استطاعت لوگ ہیں اس کار خیر میں حصہ لیں۔ شکریہ۔ جی بالکل، ان کی طرف سے یہی کہنا ہے کہ سیلابی اور بارشی صورتحال کے مد نظر رکھتے ہوئے 50 سے زائد گھرانوں میں جو کہ مستحق ہیں، مزدور طبقہ ہے، خاصا پریشان ہے، مزدوری مل نہیں رہی ان کو جو ہے۔ رانا پرویز اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ سخی سرور اور کوہ سلیمان میں شدید موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ سخی سرور میں بارش کے بعد گہرے سرمائی بادلوں کے ڈیرے۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں علی موسیٰ سے۔ جی علی موسیٰ بتائیے گا اس حوالے سے۔ سخی سرور اور کوہ سلیمان میں جو ہے وقفے سے موسلا دھار بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ سخی سرور میں بھی گرج چمک کے ساتھ شدید موسلا دھار بارش ہوئی، جس کی وجہ سے جل تھل ایک ہو گیا۔ تو سردیوں کا جیسے موسم ہوتا ہے ویسے ہی آج سخی سرور کا موسم بنا ہوا ہے۔ گہرے سرمائی بادلوں نے سخی سرور اور کوہ سلیمان پر ڈیرے ڈالتے ہوئے خوب برس رہے ہیں۔ برسات کے بعد جو ہے برساتی ندی نالے بھی جو کوہ سلیمان میں وہ بڑے بڑے آ گئے ہیں، جبکہ صورتحال
یہ ہے کہ کوہ سلیمان میں بڑے بڑے سیلابی ریلے بھی پھر سے وہ آ گئے، جس کی وجہ سے جو سیلابی علاقے ہیں ان کو ان برساتی ندی نالوں اور سیلابی ریلوں کی وجہ سے مزید دشواری جو ہے پیش آ سکتی ہے۔ صورتحال یہ کہ ابھی تک جو ہے کوہ سلیمان میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، مگر وہاں پر قبائلی علاقوں میں راستے منقطع ہونے کی وجہ سے وہاں کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ تو ابھی میں اس وقت سخی سرور میں موجود ہوں۔ سخی سرور میں بارش کے بعد ساتھ ہوائیں چل رہی ہیں، ہلکی ہلکی ابر رحمت موسلادھار بارش کے بعد جو ہے وہ جاری ہے۔ تو سخی سرور میں بھی کافی دنوں سے مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس میں چار دیواریوں کے گرنے کے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں اور جو گلیاں بازار ہیں وہ بھی پانی سے بھر گئے۔ تو بارشوں کی وجہ سے جو ہے شدید لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، ابر رحمت جو ہے وہ زحمت بنتی جا رہی ہے۔ سخی سرور شہر جو ہے پورا گہرے سرمائی بادلوں میں گھرا ہوا ہے، سرد ہوا کے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی ابر رحمت سے دل کو سکون سا جو میسر ہو رہا ہے، مگر ابر رحمت اب زحمت کی طرف جو ہے نا وہ بڑھ رہی، کیونکہ اب برساتی ندی نالے آئے ہوئے ہیں، قبائلی لوگ جو نا شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ یہی جو قبائلی علاقوں سے ریت کوئیوں سیلابی علاقوں کا پانی ہوتا ہے وہ ان علاقوں کی طرف جائے گا جہاں سے علی موسیٰ رضا اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔